हालचाल। मुझे लगता है आप सब बढ़िया होंगे और आपका एक बार फिर से स्वागत है समद क्लासेस में। आज हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, जो कि चैप्टर नंबर 9 है क्लास 12 का। और आज हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड फार्मूला राइटिंग। तो आज हम पहले फार्मूला राइटिंग समझेंगे, फिर उसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। ये लेक्चर नंबर 3 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। इसे भी आप जरूर इम्पोर्टेंट ये लेक्चर इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे बिल्कुल स्किप ना करें और जरूर पूरा देखें। तो पहले हम देखते हैं फॉर्मूला राइटिंग क्या है। फॉर्मूला ऑफ केटायन वेदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स। जो फॉर्मूला है केटायन का, केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जो जुड़ी होती है किसी भी कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स में, वो हमेशा पहले लिखाया जाता है और उसके बाद एनायन लिखा जाता है। एनायन क्या होता है? एनायन नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होता है। वो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज भले सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, दोनों में बाद में लिखाया जाता है। और एनायन में भी भले ये सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, इसमें भी केटायन पहले लिखाया जाता है। The formula of entire coordination sphere whether charged or not is written in square bracket। जो फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ब्रैकेट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखाया जाता है। जो फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखाया जाता है। ये फॉर्मूला राइटिंग के 2 रूल हमने पढ़ लिया। अब आगे हम देखते हैं इसमें क्या है। आगे, इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर द सिंबल ऑफ द मेटल एटम इज रिटन फर्स्ट। जो हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है उसमें जो सिंबल होता है मेटल एटम का, वो हमेशा पहले लिखाया जाता है। उसके बाद लिगेंड्स जुड़े जाते हैं और लिगेंड्स को भी अरेंज किया जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जो उनका नाम है उसके हिसाब से। मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें सबसे पहले आप मेटल एटम को लिखेंगे, का सिंबल लिखेंगे। उसके बाद जो लिखाता है वो होता है लिगेंड, और हो सकता है कि एक से ज्यादा लिगेंड हो, एक से ज्यादा अलग प्रकार के लिगेंड हो। तो जो लिगेंड्स होते हैं जब जाते होते हैं एक से अलग, दो से एक से अलग प्रकार के होते हैं, तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमा जाता है। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर उनके नेम के रिस्पेक्टिव, मतलब जो उनका नेम यूज होता है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, ये है CONH3 4H2OCl Cl2। तो ये इसमें लिगेंड है 3 अलग अलग प्रकार के, एक NH3, एक H2O और एक Cl। तो इसमें जो NH3 है उसको हम एमीन बोलते हैं, और जो H2O है उसको एक्वा बोलते हैं, और जो है जो क्लोरीन का लिगेंड जुड़ा है उसको हम क्लोराइडो बोलते हैं। तो अल्फाबेटिकली आप देख सकते हैं कि एमीन पहले आएगा, इसलिए हमने अमीन पहले लिखा है, अमोनिया। फिर उसके बाद H2O आएगा तो हमने H2O लिखा, क्योंकि H2O का होता है एक्वा, इसका होता है एमीन। तो अल्फाबेटिकली एमीन पहले आना चाहिए था, एक्वा बाद में आना चाहिए था। फिर क्लोराइडो और क्लोराइड, इसका नाम है टेट्रा एमीन एक्वा क्लोराइड और क्लोराइडो कोबाल्ट। और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा तो वो हो जाएगा 3। तो ब्रैकेट में रोमन में लिखाएगा 3 क्लोराइड। ठीक, अभी तक 3 फॉर्मूला राइटिंग के रूल पढ़े थे। फॉर्मूला राइटिंग और नॉमेनक्लेचर इस चैप्टर का मेन पार्ट है, इसलिए अब हम इसको रिवाइज करते हैं कि जो केटायन होता है वो केटायन वो होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। वो भले हम सिंपल की बात करें चाहे कॉम्प्लेक्स ही, वो हमेशा पहले लिखाता है एनायन के बाद। एनायन क्या होता है? एनायन जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है। ठीक, और उसके बाद जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखाता है। और उसके बाद हमने तीसरा रूल पढ़ा था कि हमेशा मेटल एटम का सिंबल पहले लिखाता है। फिर उसके बाद जो लिगेंड्स लिखाते हैं, हो सकता है वो हेट्रोलिटिक कंपाउंड हो। हेट्रोलिटिक मतलब उसमें एक या एक से 2 या 2 से अधिक प्रकार के लिगेंड्स जुड़े हो। तो जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के लिगेंड्स जुड़े हो तो वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर से लिखे जाते हैं उनके नाम के अनुसार। आपने एग्जाम्पल देख ही लिया है ये। अब अगला रूल और लास्ट रूल फॉर्मूला राइटिंग का।
क्या है? If the formula of any complex ion that is the coordination sphere is to be written without writing a counter ion, the charge on the complex ion is indicated outside the square bracket on a right subscript with the number before the sign. मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स को किसी में कॉम्प्लेक्स में अगर सिर्फ हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखना है बिना उसके काउंटर आयन के, काउंटर आयन हमने पिछले ही लेक्चर में देखा क्या होता है। काउंटर आयन वो होता है जो वो जो जुड़ा वो आयन होता है जब वो आयन जो कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ा होता है और हम जब उस कॉम्प्लेक्स को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयन टूट जाता है। आयनाइजेबल आयन जो रहता है कॉम्प्लेक्स में उसे हम काउंटर आयन बोलते हैं। तो जब हमको कोई कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन स्फीयर बिना काउंटर आयन के लिखना है तो वो उसके ऊपर चार्ज लिखाएगा और वो जो चार्ज है वो राइट साइड में लिखाएगा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, और उसमें पहले नंबर लिखाएगा कि कितना चार्ज है और उसके बाद उसका साइन लगेगा। ठीक, आपको इसके बाद समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। ये तो था फॉर्मूला राइटिंग कि हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का। अब हम बात करते हैं कि नॉमेनक्लेचर क्या है। तो नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे तो हम उसमें पहला रूल देखेंगे कि द पॉजिटिव आयन दैट इज केटायन, जिस स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज है वो केटायन, वेदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स, भले सिंपल में हो या कॉम्प्लेक्स में हो, वो पहले लिखाता है, नाम पहले उसका आता है, फिर नेगेटिव चार्ज आयन का आता है। हमेशा आप लोगों को भले आदमी का नाम अच्छे पहले याद रहता होगा और जो बुरा आदमी रहता होगा उसका नाम बाद में याद आता होगा। ऐसा वही फंडा यहाँ नॉमेनक्लेचर के जो पहला रूल है उसमें है कि जो पॉजिटिव चार्ज आयंस रहते हैं वो पहले नाम होता है उनका, फिर नेगेटिव चार्ज का होता है। तो जो नाम स्टार्ट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स का वो स्मॉल लेटर में लिखना स्टार्ट होता है और उनको एक ही वर्ड में लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं आपने, ये जो एग्जांपल है हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, उसमें आपने कोबाल्ट अलग गैप दे के लिख दिया एमीन, तो उनको एक ही वर्ड में लिखना है आपको, और पहले केटायन लिखाएगा फिर एनायन लिखाएगा। जैसे हम एग्जांपल देख रहे हैं CONH3 6Cl3, तो ये है हेक्सा। हेक्सा क्यों? क्योंकि NH3 के 6 हैं इसलिए हेक्सा, और NH3 को हम एमीन लिखते हैं तो हेक्सा एमीन। ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट उसका ऑक्सीडेशन कितना है 3, क्लोरीन के कारण NH3 पे तो कुछ होता ही नहीं है, चार्ज न्यूट्रल है, और उसके बाद क्लोराइड क्योंकि जो काउंटर आयन CH3 जुड़ा है। आपको बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये है प्लेटिनम NH3 ट्वाइस Cl4। तो ये क्या होगा इसका नाम? इसका नाम होगा डाईएमीन, क्योंकि 2 अमोनिया जुड़े हैं तो डाईएमीन टेट्राक्लोराइडो, क्योंकि 4 क्लोरीन के लिगेंड जुड़ा है, और प्लेटिनम 4 ऑक्सीडेशन उसका कैसे निकला? क्योंकि NH3 0 है और Cl4 है, मतलब एक पे -1 होता है तो -4 है तो +1 प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये तो पहला रूल था। अब उसका सेकेंड रूल क्या है वो देखते हैं। इफ देयर आर सेवरल लिगेंड्स ऑफ सेम टाइप देन प्रीफिक्स लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड हेक्सा आर यूज्ड। जब किसी कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है सेम टाइप के वो ज्यादा एक से ज्यादा हो, वो तो मैक्सिमम टाइम एक से ज्यादा होते हैं, तो जैसे 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा और 6 हो तो हेक्सा, और ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं हेप्टा ऑक्टा से। आपने इधर देखे होगा 6 अमीन जुड़े हैं तो हमने हेक्सा अमीन लिखा उसी। तो ये आपका सेकेंड रूल है कि जब आपका एक ही लिगेंड एक 2 या 2 से अधिक प्रकार का होता है तो उसमें डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा और आदि यूज होते हैं। अब तीसरा रूल क्या है? All the ligands where the negative, neutral और positive are named first in the alphabetically order followed by the name of metal atom ion। कि जो ligands हैं वो metal जो ligands हैं वो भले नेगेटिव हो, न्यूट्रल हो या पॉजिटिव चार्ज हो, वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले लिखाते हैं, फिर उसके बाद मेटल एटम आयन लिखाता है।
ठीक, मतलब जब हम उसका नाम करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स का, तो जो लिगेंड्स हैं वो उसमें भले वो नेगेटिव हो, न्यूट्रल हो, कुछ भी हो, पर वो पहले लिखाएंगे, वो भी कैसे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, फिर उसके बाद मेटल एटम आयन का नाम आएगा। ठीक, आपको बात समझ में आ गई होगी। पहले आईयूपीएससी आप जानते होंगे, आप अभी तक पढ़ते आ रहे केमिस्ट्री, तो आईयूपीएससी में पहले ऐसा था कि पहले नेगेटिव लिखाते थे, फिर न्यूट्रल, फिर पॉजिटिव, पर अब 2004 में आईयूपीएससी ने इसको चेंज कर दिया है कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आप नाम लिख सकते हैं। और जो डाई ट्राई टेट्रा जो हम जोड़ते हैं उसके लिगेंड्स के अमाउंट नंबर के हिसाब से, उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नहीं गिना जाता। नहीं तो आप एग्जाम में आए और आप उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जोड़ दो और बोल दो कि ट्राई, तो बाद में आना चाहिए था, पर पहले लगा, और डाई पहले आना चाहिए, बाद में लगा था, पर वो डाई टाई ट्रिटर नहीं होता है। और जब जैसे अगर कोई लिगेंड ऐसा जुड़ा हो जिसके नाम में ही डाई ट्राई आ रहा हो, तो जैसे इथेन 1,2 डाइमीन है, मैक्सिमम चांसेस में यही लिगेंड जुड़ा होता है। जब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है इथेन 1,2 डाइमीन, तो इसमें डाई तो पहले से जुड़ा है, तो फिर अगर ये दो होंगे तो डाई कैसे लगा सकते हैं, तो यहाँ पे बिस लगाते हैं डाई की जगह, और ऐसे ट्रिस लगाते हैं अगर तीन हो, और ऐसे ही आगे और भी प्रकार के मैक्सिमम टाइम पे 2 या 3 ही आते हैं इसमें, इसलिए बिस या ट्रिस आपको याद रखना है। ठीक, अब द लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द सेंट्रल मेटल एटम। आपको ये तो पता ही दिया मैंने कि जो लिगेंड्स उनका नाम पहले लिखा जाता है और फिर सेंट्रल मेटल एटम का लिखा जाता है। और द central metal atom is, if the central metal atom is neutral or cation positive charge species, the name of metal is simply written with the oxidation number in the bracket in Roman numericals. जैसे ये जो नॉर्मल सर्कल वाला ब्रैकेट है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखाता है। अगर जो सेंट्रल मेटल एटम है, अगर नहीं कोई भी केस में जो सेंट्रल मेटल एटम, उसके बाद जो सर्कल ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखाता है, पर जो सेंट्रल मेटल एटम है जब न्यूट्रल हो या केटायन के फॉर्म में हो, तो वो नॉर्मली सिंपली उसका नाम लिखाता है और उसके बाद ये ब्रैकेट लिखाता है। ब्रैकेट तो अब जब एनायन की बात करें, तो एनायन में जब सेंट्रल मेटल कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम या आयन कॉम्प्लेक्स में एनायन हो जाए, तो उसके एंड में 8 लग जाता है। जैसे अगर ये प्लेटिनम ही अगर नेगेटिव चार्ज हो जाता, अगर ये एनायन होता, तो प्लेटिनम की जगह प्लेटिनेट हो जाता, और यहाँ कॉपर की जगह क्यूप्रेट हो जाता। पर इसमें जो जब एनायन की बात आती है सेंट्रल मेटल एटम या आयन कॉम्प्लेक्स के अंदर, सेंट्रल मेटल एटम या आयन में, तो जब सेंट्रल मेटल एटम आयन या आयन जब आयनायन में होता है प्रेजेंट, तो उसके आखिरी में 8 सफिक्स जुड़ जाता है। पर जब केटायन रहता है तो वो चेंज नहीं होता है। आपको उम्मीद होगी कि ये लेक्चर पूरी तरीके से समझ आया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हमारे बेल आइकन को उसके साइड में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिसमें कोई भी वीडियो जो हम डालें वो आपसे मिस ना हो। आपके इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अब फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।